Okay, so this is a new chapter in CFA Level 2 Economics, Currency Exchange Rate, understanding, not calculating, understanding equilibrium value. If you remember in CFA Level 1, we had a wonderful chapter on currency exchange rate. CFA Level 1 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करेंसी एक्सचेंज रेट का अच्छा डिस्कशंस था. इनफैक्ट हमने बहुत अच्छा किया था. लेवल 2 बिल्ड्स अप ऑन इट. इनफैक्ट लेवल 3 में करेंसी का जब क्वेश्चंस आता है तो देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो स्टम्बल करते हैं, जो अटक जाते हैं. क्यों? बिकॉज उनका लेवल 1 लेवल 2 का बेस अच्छा नहीं होता है. और प्लस ज़िंदगी भर फ्यूचर में इट विल सो हैपन दैट करेंसी पे करेंसी आता रहेगा. यू गॉट टू फील दैट ये अपना इलाका है. बिलीव मी, you got to be exposed to currency, you got to be in friendship with currency. ठीक है. अनुष्का, अनिकेत, शिवांगी, कुशाग्र, निकुंज, गुड इवनिंग. इवन दो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स तो इस बैच में नहीं हैं, पर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे ना, वो लोग किसी कारण से स्टार्ट ही नहीं किए थे लेवल 2, उनका अटक गया था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेश एंट्री पॉइंट उनको आज बहाना मिला है कि यार आज से स्टार्ट करेंगे CFA लेवल 2 बढ़िया से. इफ़ यू आर वन ऑफ देम, इस बार रिदम छोड़ना मत. तो आपको यहाँ से भी स्टार्ट करना है और जो पुराना आपका बैकलॉग चल रहा है वो भी करना है. ठीक है. द चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, वंडरफुल. बिलीव मी, यू लाइक इट. चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट डील्स विथ एक्सचेंज रेट, जो कि लेवल 1 में था. बट लेवल 1 में वी यूज टू हैव सिंगल एक्सचेंज रेट, नो बिड आस्क. हो सकता है मैंने क्लास में थोड़ा सा बिड आस्क बताया हो, बट लेवल 1 में बिड रेट आस्क रेट एक्सचेंज रेट में नहीं था. लेवल 2 में बिड आस्क पे फोकस किए. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दैट मोड. एक बार LOS देख लें. So you can see it's a big chapter. बहुत सारे LOS है. Ending with currency crisis. जो फर्स्ट LOS है, calculate and interpret the bid offer spread on a spot of forward currency quotation and describe the factors that affect the bid offer spread. तो स्ट्रेट अवे वो बिड ऑफर को शूट कर रहा है, उसको पता है वो लेवल 1 में एक्सचेंज रेट पढ़ा चुका है, तो स्ट्रेट अवे बिड ऑफर स्प्रेड पे आ गया. द फैक्टर्स डेट अफेक्ट द बिड ऑफर स्प्रेड. सर, इज इट टेस्टेड इन द एग्जाम? यस, इट इज टेस्टेड. सेकेंड, आइडेंटिफाई अ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट गिवन द बिड ऑफर कोटेशंस फॉर 3 करेंसीज. कैलकुलेट करने बोल रहे हैं. फर्स्ट वाला LOS भी कैलकुलेट है, सेकेंड वाला LOS भी कैलकुलेट है. थर्ड LOS explain spot and forward rates and calculate the forward premium and discount for a given currency. तो स्टूडेंट के मुंह से लाल टपकनी चाहिए, हर जगह कैलकुलेट कैलकुलेट लिखा हुआ है. LOS 4 कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे भी कैलकुलेट है. तो ये पूरा चारों पोर्शन एकदम मैथमेटिकल हो गया. ऑल द 4 पोर्शंस आर मैथमेटिकल. उसके बाद जाके द चैप्टर बिकम्स कंसेप्चुअल. यू कैन फाइंड दैट उसके बाद एक भी कैलकुलेट का LOS नहीं है. दिखा आपको? आफ्टर द बिगिनिंग 4 LOS देर इज नो कैलकुलेट का LOS. इट्स ऑल कंसेप्चुअल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में. फर्स्ट 4 इज द मैकेनिक्स ऑफ द एक्सचेंज रेट मार्केट. द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द नेक्स्ट 9 LOS आर अबाउट the determinants of exchange rate. Okay, the trade flows and capital flows. तो चैप्टर का 2 पार्ट्स मान सकते हैं. फर्स्ट 4 LOS इज पार्ट 1 विच इज मैकेनिक्स ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड देन उसके बाद वाला पार्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. सो लेट्स डिवाइड द चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. पार्ट 1, exchange rate mechanics.
पार्ट 2, exchange rate determination. Okay, so this comprises 9 LOS and this comprises 4 LOS. ठीक है, okay. Level 1 से you would recall that exchange rate is the price of one currency in terms of another. We denote the exchange rate as P by B. B is the base currency and ऊपर वाला P is the price currency. P by B. Okay, ये level 1 stuff है, ये level 2 stuff नहीं है. फिर भी just to start with it. LOS A. Bid offer spread. Its determinants. This is LOS A. So first of all, if we start from first principles, exchange rate P ऑब्लिक B. तो इंस्टीट्यूट ने ऑब्लिक को इंटरप्रेट किया है पर. ये जो ऑब्लिक है दैट इज पर. तो सिंस इट्स P पर B, देयरफॉर B इज द बेस करेंसी. एंड P इज द प्राइस करेंसी. रियल लाइफ में कंफ्यूज मत होना. मेनी ऑफन जब P ऑब्लिक B दिया रहता है तो P इज द बेस करेंसी. P का दाम होता है याहू फाइनेंस में. बट अपने करिकुलम में CFA इंस्टीट्यूट हैज केप्ट इट सिंपल. P ऑब्लिक B माने नीचे वाले का दाम. दिस इज द फोकस. इट इज द प्राइस ऑफ द बेस करेंसी. GBP ऑब्लिक USD 0.7920. So this means 1 USD is equal to GBP 0.7920. Is it fine? I hope it is fine. क्या मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है बताने में? नीचे वाले का दाम है, नीचे वाला USD. एक US डॉलर कितना ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है? परिजात, कुशाग्र, शाश्वत, साक्षी. आई होप दिस इज फाइन. थैंक यू, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स. तो मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ओवर हियर. तो इन दैट केस जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डर रहा हूँ इसलिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका आंसर देना. MXN ऑब्लिक AUD 2.3540. Sell 50,000 MXN. How much AUD will you receive? Yes, please. Answer. MXN ऑब्लिक AUD is 2.3540. आपको 50,000 MXN मैक्सिकन पीसो बेचना है. आपको कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा? MXN ऑब्लिक AUD is 2.3540. आपको 50,000 MXN बेचना है. कितना AUD मिलेगा? वेरी गुड. करण, विवेक, कुशाग्र. केवल वरुण का रॉन्ग आंसर है. अभी तक केवल वरुण का रॉन्ग आंसर है. तनय, अनिकेत, मैत्रा, निकिता सबका राइट आंसर है. केवल वरुण का रॉन्ग आंसर आया है. सारे के सारे स्टूडेंट्स में अनिमेश, हर्षित, ओनली वरुण का रॉन्ग आंसर है. वरुण ने भी अपना आंसर करेक्ट कर लिया है, बट वरुण वो दो में से तो एक आंसर होना ही था. द आंसर इज 50,000
divide by 2.3540. लॉजिक सिंपल है. 1 AUD इज इक्वल टू 2.3540. ये AUD का दाम है और ये 50,000 AUD नहीं है. अगर ये 50,000 AUD होता तो यूनिटरी मेथड कि 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 2.3540 MXN, तो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना, 50,000 इंटू, तो सर ये तो AUD का दाम है जबकि 50,000 MXN है, उसका दाम ही नहीं है, तो डिवाइड होगा. ये डिवाइड मल्टीप्लाई ओके है क्या कुणाल, वरुण? आई होप द डिवाइड मल्टीप्लाई इज ओके. सर एग्जाम में डिवाइड मल्टीप्लाई के वजह से सम रॉन्ग हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है, 100% हो सकता है. यूनिटरी मेथड की बात है. जिसका दाम है नीचे वाले का, क्या नीचे वाले को कन्वर्ट करना है तब तो मल्टीप्लाई, बट अगर ऊपर वाला दिया हुआ है तो उसका तो दाम ही नहीं है, तो डिवाइड होगा. इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, नेचुरल. वी डोंट वांट प्रेशर इन दिस रिगार्ड. देखेंगे क्लास चलते हुए कौन गलती करता है, ठीक है ना. तो मैं इसको लिखा रहा नहीं हूं कब डिवाइड करते हैं, वैसा रूल लिखा रहा नहीं हूं. नाउ FX market is over the counter or exchange traded? Yes, please. FX market is an over the counter market or exchange traded market? FX market is over the counter market या exchange traded market? Yes, please. Very good. Over the counter market. FX market is over the counter market, is not exchange traded. Exchange में जो आपको कोटेशन दिखता होगा वो फ्यूचर्स का है. ओके, वो फ्यूचर्स का है. हर्ष पारिक, इट इज ओवर द काउंटर मार्केट, इट इज नॉट बोथ. FX मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट, इट इज नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड. अगर आपको एक्सचेंज में याद आ रहा है, शाश्वत ने बोला एक्सचेंज ट्रेडेड, तो अगर आपको एक्सचेंज में याद आ रहा है MCX में, ठीक है सर मैंने करेंसी देखा है, दैट इज फ्यूचर्स. डेरिवेटिव्स का बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉट मार्केट. इट्स एन ओवर द काउंटर मार्केट. ओवर द काउंटर मार्केट मीन्स it's a dealer driven market. dealer market CFA level 1 में किए थे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इक्विटी. डीलर मार्केट मतलब there are authorized dealers who act as market makers and they quote bid oblique ask rate. तो ऑथोराइज्ड डीलर्स दुकान खोल के बैठे हैं, मार्केट मेकर्स, वो लोग बिड रेट, बाइंग का भाव और सेलिंग का भाव दोनों एक साथ कोट करते हैं. वो लोग जिस रेट पे बाई करने को तैयार है दैट्स देयर बिड रेट. वो लोग जिस रेट पे सेल करने को तैयार है दैट्स देयर आस्क रेट. द बिड रेट, बाइंग रेट एट विच द डीलर जो दुकान खोला इज रेडी टू बाय. आस्क रेट, द रेट एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल. आस्क इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑफर रेट. मेरा हैबिट है बिड आस्क बोलने का, मैं ज़्यादा ऑफर बोल नहीं पाऊंगा. इट्स बिड ऑब्लिक ऑफर रेट. सो यू हैव सिटी बैंक ओवर हियर, इट इज कोटिंग USD ऑब्लिक GBP 1.2460 ऑब्लिक 1.2490. USD oblique GBP 1.2460 oblique 1.2490. The quotation is in 4 decimal places. 0.0001 is called 0.0001 जो है ना 0.0001, that is the minimum movement. जो कोटेशन है वो 4 डेसिमल प्लेस में है, तो मिनिमम मूवमेंट क्या होगा 0.0001. ये क्लियर है. तो वो जो 0.0001 है 1, उस 1 को बोलते हैं 1 पिप. 1 pip. Okay, it's called 1 pip. If you have understood, मैंने जो 1 pip बोला, तो what is the bid ask spread? What is the bid ask spread? Can you see it is 30 pips? The bid ask spread is 30 pips. आपको दिखा क्या? 1.2460, 1.2490. दोनों में difference is 0.0030. पर 0.0030 into 10,000. 0.0030 into 10,000 is 30 pips. सर इंटू 10,000 क्यों किए? फॉर सुंदरता. एक्चुअली जो डिफरेंस है 0.0030 है. फॉर कन्वीनियंस वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पिप्स. जैसे
फिक्स्ड इनकम में बेसिस पॉइंट होते हैं ना, वे 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, या 1 बेसिस पॉइंट इज 1/100th ऑफ अ परसेंट, 1 बेसिस पॉइंट इज 1/100th ऑफ अ परसेंट. वैसे 1 पिप इज 1/10,000, 1 pip is 1/10,000. Okay, 1 pip is 1/10,000. तो USD ऑब्लिक GBP 1.2460, 1.2490 जो सिटी बैंक है, GBP को सर्कल कर रहा हूं, तो सिटी बैंक डीलर ready to buy GBP at this rate, dealer ready to sell GBP at this rate. So this is the bid rate, buying rate for the dealer. This is the ask rate or offer rate, selling rate for the dealer. But किसका buying किसका selling? GBP का, बेस करेंसी का. तो डीलर पाउंड को बाई करने तैयार है, दुकान खोल के बैठा है 1.2460 पे, मैं खरीदने तैयार हूँ, जिसको आना है आओ बेचो मेरे को. और डीलर 1.2490 पे GBP सेल करने को तैयार है, दुकान खोल के बैठा है, मैं बेचने तैयार हूँ, जिसको खरीदने आना है आओ. तो यू कैन सी दैट जो कस्टमर है, कस्टमर वो अगर आएगा इसके पास GBP खरीदने, तो कस्टमर विल बाय एट 1.2490 बिकॉज 1.2490 पे वो सेल करने तैयार है. अगर आप कस्टमर जाएंगे सिटी बैंक के पास, तो आप खरीदने जा रहे हैं पाउंड, तो आपको उसी दाम पे खरीदना पड़ेगा ना जिस दाम पे सिटी बैंक पाउंड बेचने को तैयार है. तो कस्टमर्स के लिए 1.2490 इज द रेट फॉर बाइंग GBP. ठीक है. एंड कस्टमर्स अगर सेल करने जाएंगे GBP, उनको मिलेगा 1.2460. आई होप दैट इज क्लियर. जो बिड और आस्क है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है? डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से. इट्स जस्ट द उल्टा. इफ यू वांट टू बाय GBP, you have to pay $1.2490. If you want to sell GBP, you will receive $1.2460. Is it fine? Is it fine? So if you want to buy USD, you are a customer. If you want to buy USD, which rate? A customer wants to buy USD. कौन सा rate? A customer approaches Citibank, wants to buy USD. कौन सा rate? A customer approaches Citibank, it wants to buy USD. कौन सा रेट? रॉन्ग है. अनिकेत पोद्दार का रॉन्ग हो गया. कस्टमर अप्रोचेस Citibank, it wants to buy USD. कस्टमर wants to buy USD. अनिकेत पोद्दार का रॉन्ग, गरिमा का रॉन्ग, बलप्रीत का रॉन्ग, कृतिक का राइट है. कुशागर कुछ आगे ही चल रहा है, वो अलग लेन में है. विवेक का राइट है. यश का रॉन्ग. मैत्रा पटेल का राइट है. अनुष्का कुछ आगे ही चल रही है. विवेक मंगला का राइट है. द आंसर इज 1.2460. द आंसर इज 1.2460. 1.2460. अगर आपको USD बाई करना है, तो ये तो USD का रेट ही नहीं है. अगर आपको USD बाई करना है, तो ये USD का रेट ही नहीं है, ये तो GBP का रेट है. तो USD बाई करना है माने GBP सेल करना है. USD बाई करना है माने GBP सेल करना है. तो 1.2460 ये वाला रेट यूज होगा और डिवाइड होगा. मैं रेसिप्रोकल के झमेले में क्यों जाऊं, ये डिवाइड होगा. ठीक है. तो 1.2460 रेट यूज होगा, 1.2490 रेट नहीं यूज होगा. 1.2460 रेट यूज होगा. जो लोग गलती किए वो लोग क्यों किए? बिकॉज उनके मन में ये चढ़ा है कि सर ने बोला कस्टमर को बाई करना है तो आस्क रेट, कस्टमर को सेल करना है तो बिड रेट. वो लोग भूल गए कि हम लोग बेस करेंसी के बारे में बोले थे. अगर कस्टमर को GBP बाई करना है तो 1.2490, कस्टमर को GBP सेल करना है तो 1.2460. मैंने बोला कस्टमर को USD बाई करना है, तो आपको बाई सुनाई दिया, आपको USD सुनाई नहीं दिया. कस्टमर को USD बाई करना है, बट USD का तो रेट ही नहीं है, GBP का रेट है. हम GBP के बारे में सोचेंगे. तो कस्टमर को USD बाई करना है माने GBP सेल करना है, तो 1.2460, 1.2460, 1.2460.
Okay, please focus on the base currency. If you want to avoid a mistake, please focus on the base currency. Out of everything in the world, don't forget about GBP. GBP के बारे में ही सोचना है, GBP के बारे में ही सोचना है. अगर USD के बारे में वो सोचवाएगा अपने से, तो हम लोग बैलेंस करके GBP के बारे में सोचेंगे. वो बोलेगा USD बाई करना है, तो हम लोग समझ जाएंगे ओके GBP सेल करना है, फिर सोचेंगे. वो बोलेगा USD सेल करना है, हम लोग समझ जाएंगे मैंने GBP बाई करना है. तो इन दैट केस GBP के बारे में ही सोचना है, बेस करेंसी के बारे में सोचना है. ओके, बेस करेंसी के बारे में सोचना है. इज इट ओके आकाश? इज इट ओके अदर्स जिन्होंने रॉन्ग किया था? शाश्वत या कौन कौन था? इज इट ओके? GBP के बारे में सोचना है. वो अगर गुमराह करेगा USD का बोल के, हम लोग GBP के बारे में सोचेंगे. ओके, हम लोग GBP के बारे में सोचेंगे. हम कसम खाते हैं, हम लोग बेस करेंसी के बारे में सोचेंगे. बार बार बेस करेंसी के बारे में सोचना है. थैंक यू. और प्रैक्टिस होगा, डोंट वरी. ठीक है, स्ट्रेस की कोई बात नहीं है. तो उस केस में कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करो. एग्जाम्पल है. और एक चीज़ बता दूं, ये डायरेक्टली LOS का पार्ट नहीं है. जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो डायरेक्टली LOS का पार्ट नहीं था. बिकॉज LOS ये नहीं है कि गिवन द बिड आस्क रेट हाउ विल यू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर. दैट इज नॉट द LOS. गिवन द बिड आस्क रेट हाउ विल यू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर, वो LOS नहीं है. बट सर क्या वो सम्स के अंदर काम आएगा? यस, वो इम्प्लिसिट है. LOS है जो बिड आस्क में जो डिफरेंस होता है ना, स्प्रेड, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो LOS तो कंसेप्चुअल है. ठीक है, LOS इज कंसेप्चुअल. व्हाट अदर कोर्सेज विल नेवर टॉक अबाउट. इट इज नॉट कैलकुलेशन, इट इज कंसेप्चुअल. ओके, बट आपको जानना पड़ेगा कन्वर्जन कैसे होता है. तो मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, लेट्स सी. दूध का दूध, पानी का पानी. Rate quoted by dealer in the retail market. Rate quoted by dealer in the retail market. Okay, rate quoted by dealer in the retail market. CAD/CHF 0.8460, 0.8510. Customer wants to sell $50,000 CHF. Customer wants to sell 50,000 CHF. How much CAD will he receive? This question cannot come in the CFA examinations, वरना इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा. Customer wants to sell 50,000 CHF. How much CAD will he receive? Customer wants to, yes, विवेक का राइट लग रहा है. Customer wants to sell 50,000 CHF. How much CAD will he receive? कृतिक का राइट लग रहा है, अनुष्का का राइट है, करण का राइट है, यश सैनी का रॉन्ग है, मैत्रा पटेल का राइट है, निकिता का राइट है, आकाश गोइंका का रॉन्ग है, कुशाग्र का फाड़ फूड़ के रॉन्ग है, वरुण शुक्ला का राइट है, अनिमेश नंदी का राइट है, परिजात पागल हो गए, बलप्रीत का राइट है, परी का राइट है, परितोष का राइट है, कुणाल अग्रवाल अवयश राइट है. वंस अगेन क्या बात हुआ था, सबसे पहले देख लो किसके बारे में सोचना है. सर CHF के बारे में सोचेंगे. सर CHF के बारे में ही सोचवा रहा है, बोल रहा है कस्टमर को CHF सेल करना है.
0.8460। सर ये तो CHF का रेट है और 50,000 CHF है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 0.8460। तो जो लोग रॉन्ग किए वो लोग एक्स्ट्रा बुद्धि लगा के रॉन्ग कर दिए। जो लोग रॉन्ग किए उन लोग को लगा सर हमेशा घुमा के ही क्वेश्चन देंगे। 50,000 इंटू 0.8460, ठीक है। थिंक अबाउट इट, CHF बेस करेंसी है, क्वेश्चन में CHF बेचने बोला है, कस्टमर बेचेगा CHF तो लेफ्ट वाला रेट पे, कस्टमर बाई करेगा CHF तो राइट वाले रेट पे, तो रेट है 0.8460। सर मल्टीप्लाई क्यों होगा, बिकॉज ये CHF का रेट है और 50,000 CHF है, यूनिटरी मेथड। 50,000 इंटू 0.8460, आंसर इज 50,000 इंटू 0.8460। तो व्हाट इज द आंसर, 42,300 कैनेडियन डॉलर। 42,300 कैनेडियन डॉलर। 42,300 कैनेडियन डॉलर। सर आप ठीक से रूल बता दीजिए ना, क्या रूल है। बता दूंगा ठीक से रूल, एक्चुअली रूल बता दिए है, आप शायद बोलना चाह रहे हैं ठीक से लिखा दीजिए, लिखा दूंगा, बट प्रैक्टिस से बेटर होगा, प्रैक्टिस से रादर देन लिखाना। लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, आई विल डिक्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसी में पूछूंगा तो इजीली कोई आंसर दे देगा कि लास्ट टाइम इसका बोले थे अब इसका बोल रहे हैं, वैसे वैसे बुद्धि लगा लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डीलर कोट। ये रेट है JPY पर USD। तो JPY जो है इट्स कोटेड इन 2 डेसिमल प्लेसेस, आपने देखा JPY जो है वो 2 डेसिमल प्लेस में कोट होता है, बाकी सारा 4 डेसिमल प्लेस में था। तो इसमें जो पिप होते हैं ना, पिप जैसे बिड आस्क स्प्रेड, उसको इंटू 100 करते हैं, इंटू 10,000 नहीं। एक बार चेक करो, व्हाट इज द पिप, व्हाट इज द बिड आस्क स्प्रेड, व्हाट इज द बिड आस्क स्प्रेड, 139.2 minus 136.4, the whole into 100, not 10,000. 139.2 minus 136.4, the whole into 100. Okay, the whole into 100, not 10,000. JPY is quoted in 2 decimal place, so it's 280 pips. जो bid ask spread है, that is 280 pips. I hope it's fine. बाकी सारे करेंसीज को 4 डेसिमल में कोट करते हैं, देयरफॉर 10,000 का इफेक्ट है। बट JPY जो है उसको 2 डेसिमल प्लेस पे कोट करते हैं, देयरफॉर 100 का इफेक्ट है। इट्स लाइक बेसिस पॉइंट्स, ओके, वैसा वाला हो गया, 280 पिप्स। जापानीज फंड decides to invest yen 400 million in US markets. Japanese fund decides to invest yen 400 million in US market. Full stop. How many dollars will he be able to invest? Japanese fund decides to invest yen 400 million in US market. How many dollars will he be able to invest? वो कितना डॉलर्स इन्वेस्ट कर पाएगा? उसको 400 मिलियन येन यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो 400 मिलियन येन को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस में। उसको 400 मिलियन येन को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको 400 मिलियन येन को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम सोचो तुम्हारे हाथ में 400 मिलियन येन है, तो बैंक के पास गए, बैंक ये 400 मिलियन येन को ले ले और यूएस डॉलर दे दे। बैंक ये 400 मिलियन
येन ले ले और यूएस डॉलर दे दे। तुम बैंक के पास गए, इमेजिन करो तुम्हारे पास 400 मिलियन येन है और तुम बैंक को जाके बोल रहे हो बैंक के 400 मिलियन येन ले ले और यूएस डॉलर दे दे, ठीक है, तो बैंक वाला कितना यूएस डॉलर देगा? तो इन दैट केस हम लोग इसमें ऑब्वियसली येन बेच रहे हैं, मतलब यूएस डॉलर खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग यूएस डॉलर, ये रेट यूज़ होगा। और ये रेट तो सर यूएस डॉलर का है और 400 मिलियन तो येन है, ये रेट येन का नहीं है, तो डिवाइड होगा। सर हम लोग येन बेचने गए हैं, मतलब यूएस डॉलर खरीदने गए हैं, तो यूएस डॉलर का बाइंग रेट 139.20 और ये रेट से डिवाइड होगा बिकॉज ये रेट तो यूएसडी का है और 400 मिलियन येन है, तो 400 डिवाइड बाय 139.2, 400 डिवाइड बाय 139.2 इक्वल टू 2.8736 मिलियन डॉलर्स, 2.8736 मिलियन डॉलर्स, 2.874 मिलियन डॉलर्स, 2.8736 मिलियन डॉलर्स या 2.874 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। इसका मतलब when a quote is given A by B dash X oblique Y, A by B dash X oblique Y, focus on B, फोकस ऑन बी। क्या बोल रही है साक्षी? बोल रही है 136.4 बाइंग रेट डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना सर? यस, 136.4 डीलर का यूएसडी का बाइंग रेट है, 139.2 डीलर का यूएसडी का सेलिंग रेट है। हम लोग कस्टमर का बात कर रहे थे, जापानीज फंड, ओके। तो जापानीज फंड जो है वो येन बेचना चाह रहा है, मतलब वो यूएस डॉलर खरीदना चाह रहा है, तो जापानीज फंड यूएस डॉलर बाई करेगा एट द डीलर का सेलिंग का रेट 139.2। When a quote is given A by B, focus on B, focus on B. Step 1, choose the rate X or Y. How? पहले रेट चुन लो। How? If customer wants to buy B, rate will be Y. If customer wants to sell B, rate will be X. Customer wants to buy B, rate will be Y. Customer wants to sell the base currency, तो लेफ्ट वाला रेट X. If customer wants to buy A, that is sell B, rate will be X. If customer wants to sell A, that is buy B, rate will be Y. और कोई केस हो ही नहीं सकता है। लास्ट का 2 फालतू का लिखाया, लास्ट का 2 फालतू का लिखाया, शुरू का 2 से ही हो जाता है अगर आप बी पे फोकस करोगे तो। ओके, लास्ट का 2 फालतू का लिखाया। भाई बेस करेंसी बाई करना है कस्टमर को तो वाई, बेस करेंसी सेल करना है कस्टमर को तो एक्स। बट सर अगर करेंसी ए बाई करना है तो ए बाई करना है मतलब बी सेल करना है तो एक्स, अगर ए सेल करना है मतलब बी बाई करना है तो वाई। चाहे मैं इसको 2 घंटे तक बोलता रहूँ, पॉइंट तो यही है।
स्टेप 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या कर रहे हैं? अगर अमाउंट बी का दिया हुआ है अगर अमाउंट बी का दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई, बिकॉज बी का तो रेट ही है, तो 1B इज इक्वल टू इतना, तो 50,000 बी इक्वल टू कितना? 50,000 इंटू द रेट। अगर अमाउंट यानी 50,000 ए का दिया हुआ है तो डिवाइड, बिकॉज ए का तो रेट ही नहीं है, वो तो बी का रेट है। तो 50,000 ए बोला है तो 50,000 डिवाइडेड बाय स्टेप 1 में जो आपने रेट डिसाइड किया एक्स या वाई। दैट इज द क्रक्स ऑफ जो सोच रहे थे, पर ऑब्वियसली इस तरह स्टेप वाइज नहीं सोचते, वो अपने आप ही रिदम में आ जाते हैं। ओके, दैट इज द क्रक्स जो अपने सोच रहे थे, बट ऑब्वियसली इस तरह नहीं सोचते, वो अपने आप ही रिदम में आ जाता है और सम्स पे प्रैक्टिस होता रहेगा लगातार। तो सर अपने को करना क्या है? करना ये है कि आपको बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसमें कुछ है ही नहीं। आस्क रेट माइनस बिड रेट, जो गैप है उसको इंटू 10,000 या इंटू 100 समझ ही गए। तो बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। आस्क रेट माइनस बिड रेट, जो डिफरेंस आएगा इंटू 10,000 या इंटू 100। यू हैव अंडरस्टूड दैट? बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट करना आना चाहिए। यू हैव अंडरस्टूड दैट? ठीक है। दूसरी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि जो बिड आस्क स्प्रेड है दैट इज नॉट एन आर्बिट्राज प्रॉफिट फॉर द डीलर। बिड आस्क स्प्रेड इज नॉट एन आर्बिट्राज प्रॉफिट फॉर द डीलर। आपको लग सकता है कि आर्बिट्राज है, क्यों? Bid ask spread equal to ask rate minus bid rate multiplied by 10,000 or 100 तो bid ask spread is ask rate minus bid rate, the whole into 10,000 in case of other currencies और 100 in case of JPY। ये क्लियर है अपने सबको? मेरे को दिख गया है, सबको क्लियर है, इस पर कोई इशू नहीं है। बिड आस्क स्प्रेड इज नॉट arbitrage profit for the dealer। Bid ask spread is not arbitrage profit for the dealer। अगर डीलर कोट कर रहा है सिटी बैंक, USD/GBP 1.2360/1.2480, what is the spread? 1.2360/1.2480। तो स्प्रेड क्या आ रहा है? व्हाट इज द स्प्रेड?
1.2360, 1.2480. What is the spread? The spread is 120 pips. The spread is 120 pips. 1.2480 minus 1.2360. The whole into 10,000. Anushka is saying 40 pips. कैसे अनुष्का? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या अनुष्का? 1.2480 minus 1.2360 equal to जो आया into 10,000. Anyways, तो सिटी बैंक की कोट कर रहे हैं. सो सिटी बैंक का बिड रेट इज 1.2360. इस पे वो पाउंड बाई करेगा लोगों से. एंड सिटी बैंक का आस्क रेट इज 1.2480. इस पे वो सेल करेगा पाउंड दूसरों को. निकिता, मैं एक साथ 10 कदम चल नहीं पाऊंगा. यू आस्किंग मी फॉरवर्ड में प्रीमियम डिस्काउंट कैसे होता है? क्या हमने फॉरवर्ड कर लिया है अभी? वही चीज़ कर रहा था वो कुशाग्र, फिर गलती करने लग गया बीच में, बिकॉज आप कहीं और ही भाग रहे हो. हाउ डू आई से दिस? क्या मैं रुक के बताऊं फॉरवर्ड के बारे में? नहीं, अभी स्पॉट के बारे में ही बात हो रही है. तो सिटी बैंक को, और या फिर इग्नोर करूंगा मैं आपको, ठीक है, दैट्स फाइन, तो बेटर रहेगा. तो कोई भी जन जो ऐसा कुछ कमेंट करने वाला है जो आगे का रिलेटेड है वगैरह वगैरह, उसको मैं इग्नोर करूंगा. अपने आप ही मैच्योरिटी से समझ जाए कि सर ने इग्नोर किया है, मतलब मैंने गलत पूछा था. एनीवेज, आई वाज सेइंग दैट सिटी बैंक पाउंड बाई करेगा 1.2360 पे और सेल करेगा 1.2480 पे. तो ऐसा लगना चाहिए ना कि 120 पिप्स का तो क्लियर कट आर्बिट्राज प्रॉफिट है. 120 पिप्स का क्लियर कट आर्बिट्राज प्रॉफिट है. बट ये आर्बिट्राज प्रॉफिट नहीं है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देयर इज़ नो गारंटी दैट द डीलर विल बी स्ट्रक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कोर्ट इक्वली. देयर इज़ नो गारंटी दैट द डीलर विल बी स्ट्रक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कोर्ट इक्वली. ये आप लिख लीजिए. देयर इज़ नो गारंटी that the dealer will be struck on both sides of the court equally. There is no guarantee that the dealer will be struck on both sides of the court equally. QUOT, court. There is no guarantee that the dealer will be struck on both sides of the court equally. I mean to say, काश ऐसा होता कि सिटी बैंक के लेफ्ट साइड में 500 मिलियन पाउंड का ट्रांजैक्शन होता और राइट साइड में भी 500 मिलियन पाउंड का ट्रांजैक्शन होता. मतलब एक कस्टमर आता, वो सिटी बैंक को 500 मिलियन पाउंड बेचता 1.2360 पे, एंड उसी समय एक कस्टमर आता, वो सिटी बैंक से 500 मिलियन डॉलर्स 500 मिलियन पाउंड खरीदता 1.2480 पे. तब तो सिटी बैंक का एकदम बेस्ट है. आप समझ रहे हो? आप सिटी बैंक को, आप दुकान खोल के बैठे हो, दोनों साइड में दो ग्राहक आ गए, एक लेफ्ट साइड में 500 मिलियन पाउंड के लिए, एक राइट साइड में 500 मिलियन पाउंड के लिए. तब तो आप कमा लोगे 500 मिलियन इंटू 0.0120 इंटू 0.0120. ये क्लियर है क्या? अगर सिटी बैंक की दुकान खोल के बैठा है और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 500 मिलियन पाउंड के लिए कस्टमर्स आ गए, तब तो वो कमा लेगा 500 मिलियन इंटू 0.0120. ये क्लियर है क्या? अनुष्का, निकिता, शाश्वत, कृतिक, विवेक, निकुंज, ये क्लियर है? अगर दोनों साइड में 500 मिलियन पाउंड का ट्रांजैक्शन का सौदा आ गया, तब तो बढ़िया है ना. सिटी बैंक बॉट फ्रॉम समबडी 500 मिलियन पाउंड एट 1.2360 एंड सोल्ड दैट 500 मिलियन पाउंड टू समबडी एल्स एट 1.2480, thereby अर्निंग पर पाउंड में 0.0120. तो 500 मिलियन पे 500 इंटू 0.0120. बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. तो होता कैसे है? होता ये है कि अचानक से राइट साइड में, इस पे ध्यान देना, राइट साइड में एक कस्टमर आ गया 500 मिलियन पाउंड खरीदने. एक कस्टमर आ गया 500 मिलियन पाउंड खरीदने. तो सिटी बैंक उसको 500 मिलियन पाउंड बेचने का बात कर लिया 1.2480 पे. एक कस्टमर खरीदने आ गया 500 मिलियन पाउंड 1.2480 पे, सिटी बैंक उसको बेचने का बात कर लिया. ये डिलीवरी होता है T+2, डिलीवरी होता है T+2. ओके, T+2, 2 बिजनेस डेज अहेड. तो मंडे को अगर सौदा होगा तो वेडनेसडे को सेटलमेंट होता है T+2. कोई कंट्री में, जैसे कनाडा में
ओके, T+1 होता है, बट अदरवाइज T+2 सेटलमेंट है। यानी कि आज मंडे को अगर सौदा हुआ 16 तारीख को, सपोज मंडे को क्या डेट है आज, थर्ड मार्च मंडे को अगर ये डील हुआ तो 5 मार्च वेडनेसडे, ओके, उस दिन वो जो पार्टी है वो 500 मिलियन इंटू 1.2480 सिटी बैंक को देगा और सिटी बैंक उसको 500 मिलियन पाउंड देगा। ये क्लियर है क्या? 3 मार्च को वो क्लाइंट का ट्रेड हुआ सिटी बैंक के साथ कि वो बाई करने वाला है 500 मिलियन एट 1.2480, बट ये बाइंग सेलिंग होगा कब? ये होगा परसों, वेडनेसडे को। सब परसों तो होली है, जाहिर है हम लोग सिटी बैंक होली का बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर एक्चुअली वहाँ पे क्रिसमस होता तो क्या करते? तो इन दैट केस वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, किसी को इंटरेस्टेड हो कोई पढ़ सकता है, ठीक है? क्योंकि पहले से अगर हॉलीडे पता रहता है तो उसके पहले वाला दिन ले लेते हैं, अचानक से हॉलीडे होता है उसका नेक्स्ट वाला डे लेते हैं, बट यही सब मैकेनिकल चीज़ें हैं जिस पे दिमाग मत लगाना। यूजुअली आपको T+2 डेज पता होना चाहिए, कनाडा में T+1, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। इज़ इट फाइन? सब मेरे को मन था छुट्टी में क्या होता है जानने का, तो आप अपना मन को बाद में एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो आई एम कमिंग वंस अगेन, प्लीज टेल मी, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। व्हेन कस्टमर केम टू बाय 500 मिलियन पाउंड फ्रॉम सिटी बैंक अगेंस्ट US डॉलर, देन सिटी बैंक केम टू हैव व्हाट पोजिशन? ओपन लॉन्ग पोजिशन और ओपन शॉर्ट पोजिशन इन USD। जब कस्टमर सिटी बैंक के पास 500 मिलियन पाउंड खरीदने 1.2480 पे आया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो सिटी बैंक का खुला सौदा क्या हो गया? USD पे ओपन लॉन्ग पोजीशन की USD पे ओपन शॉर्ट पोजीशन? USD पे ओपन लॉन्ग पोजीशन या USD पे ओपन शॉर्ट पोजीशन? आपको USD सोचना ही नहीं चाहिए, आपको GBP सोचना चाहिए। आपको USD सोचना ही नहीं चाहिए, आपको GBP सोचना चाहिए। कस्टमर बाई करने आया तो सिटी बैंक क्या करेगा? सेल। तो सिटी बैंक सेल किया GBP, तो इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन इन GBP मतलब लॉन्ग पोजीशन इन USD, शॉर्ट पोजीशन इन GBP मतलब लॉन्ग पोजीशन इन USD, शॉर्ट पोजीशन इन GBP मतलब लॉन्ग पोजीशन इन USD। समझ में आ रहा है? साक्षी सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यस रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। मैंने बोला एक कस्टमर 500 मिलियन GBP खरीदने सिटी बैंक के पास गया, एक कस्टमर 500 मिलियन GBP खरीदने सिटी बैंक के पास गया, तो कस्टमर बाई कर रहा है, माने सिटी बैंक सेल कर रहा है। तो अगर अपने सेल करते हैं कोई चीज़, जैसे शेयर्स में होता है ना शॉर्ट सेलिंग, अगर सिटी बैंक कोई शेयर्स सेल कर देता है विदाउट हुए तो उसको शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट सेल। याद होगा साक्षी, नॉर्मली स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट, अगर कोई बंदा कोई स्टॉक को शॉर्ट कर देता है विदाउट उसके पास हुए तो उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो सिटी बैंक ने 500 मिलियन पाउंड को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट। तो 500 मिलियन पाउंड शॉर्ट कर दिया मैंने USD लॉन्ग कर दिया, पाउंड शॉर्ट कर दिया मैंने USD लॉन्ग कर दिया। तो मैंने जानबूझ के USD का पूछा था। सर क्या इस तरह से एग्जाम में पूछता है? नहीं पूछता है, बट मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि बेस करेंसी से आपको लगाव हो जाए कि हम बेस करेंसी के हिसाब से सोचेंगे। जब भी मेरे को USD का सोचने में मजबूर करेगा, हम USD का नहीं सोचेंगे, हम GBP का सोचेंगे। आई रिपीट, जब भी मेरे को USD का सोचने में मजबूर करेगा, हम USD का नहीं सोचेंगे, हम GBP का सोचेंगे और उसका सोच के USD का सोचेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट मी नाउ स्पीक नॉर्मली, मैं बेस करेंसी का बोल रहा हूँ। सिटी बैंक का GBP में शॉर्ट पोजीशन हो गया, शॉर्ट सेल हो गया, शॉर्ट सेल विदाउट हुए 500 मिलियन GBP बेचने का बात कर लिया, विदाउट उसके पास हुए 500 मिलियन GBP बेचने का बात कर लिया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट सेलर गो टू CFA लेवल 1। शॉर्ट सेलर बुलिश होता है कि बेरिश? शॉर्ट सेलर बुलिश होता है कि बेरिश? आप जब शॉर्ट सेल करते हो, यू आर बुलिश और बेरिश? शॉर्ट सेल सबको पता है, शॉर्ट सेलर बुलिश होता है कि बेरिश? सब बेरिश होता है, वो चाहता है दाम गिर जाए जिससे नीचे दाम पे खरीद के कवर कर ले। सर शॉर्ट सेलर बेरिश होता है, पहले बेच दिया फिर चाहता है दाम गिर जाए जिससे नीचे दाम पे खरीद ले, ठीक है ना? बट दाम बढ़ भी सकता है, अगर दाम बढ़ गया तो उसको ऊपर दाम पे कवर करना पड़ेगा। तो शायद शॉर्ट सेल किया इस दाम पे और बाद में दाम बढ़ गया तो ऊपर दाम पे कवर करना पड़ेगा।
आप समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है, ये स्टॉक से अलग नहीं है, सेम चीज़ हो रहा है। तो सिटी बैंक जीबीपी पे शॉर्ट कर दिया, अगला घबरा रहा है कहीं जीबीपी बढ़ गया तो, कहीं जीबीपी बढ़ गया तो या तो वो एक काम कर सकता है, उस समय हनुमान चालीसा चालू करेगा या जो भी अदर धर्म में अपने बोलते हैं वो चालू करेगा, भगवान से प्रे करना, और प्रे करके बोलेगा भगवान प्लीज़ 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 किसी को लेफ्ट साइड में 1.2360 भेज देना, भगवान प्लीज़ 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 किसी को लेफ्ट साइड में 1.2360 भेज देना, भेज देना, भेज देना, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। या तो ये करेगा वो, ओके, तो भगवान भेजेगा, तो उसके इसमें वो बेड़ा स्प्रेड कमा लिया। पर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह से भगवान भगवान होता नहीं है, डील पे डील चल रहा है। तो या तो हो सकता है सिटी बैंक का जो इंटरनल ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन लोग का व्यू है कि पाउंड गिरने वाला है, उन लोग का व्यू है कि पाउंड गिरने वाला है, और वो लोग के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उन लोग को अलाउ किया है कि वो लोग 300 मिलियन पाउंड तक का ओपन पोजीशन रख सकता है। ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है, तुम लोग 300 मिलियन पाउंड तक का स्पेक्यूलेशन कर सकते हो। तो गिवन द फोरकास्ट ऑफ बेरिशनेस वो 300 मिलियन पाउंड को खुला छोड़ देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अग्री किया है कि सिटी बैंक को अलाउ किया है कि 300 मिलियन पाउंड का खुला पोजीशन छोड़ सकते हैं, तो वो लोग 300 मिलियन पाउंड का खुला पोजीशन छोड़ देगा। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो रहा है। समझ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट? कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है टॉलरेंस लिमिट, कितना परमिशन दिए हैं, ओके। बट तब भी तो 200 मिलियन कवर करना पड़ेगा। मेरे एग्जाम्पल में तब भी तो 200 मिलियन कवर करना पड़ेगा। साक्षी, आप मेरे साथ हैं क्या? CFA प्रोग्राम इज नॉट अबाउट नंबर क्रंचिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस। जो बता रहा हूं, जो ये बता रहा हूं, वो कोई करिकुलम में नहीं है, वो CFA में ही है, ठीक है? कि शॉर्ट पोजीशन को समझना, रिस्क मैनेजमेंट लिमिट्स को समझना। तो 300 मिलियन का तो स्पेक्यूलेशन कर लेंगे, पर 200 मिलियन कवर करना पड़ेगा। कवर करने का मतलब किसी और बैंक से बाई करना पड़ेगा। कवर करने का मतलब किसी और बैंक से बाई करना पड़ेगा। कवर करने का मतलब, अब साक्षी बोल रही है कंफ्यूजन हो गया एंड का। तो साक्षी अभी तुमने यस बोला था, बोला कंफ्यूजन हो गया एंड का। चलो सच तो बोल रही हो। मैंने बोला सिटी बैंक 500 मिलियन पाउंड बेच दिया जबकि उसके पास है नहीं, तो उसका शॉर्ट पोजीशन हो गया। तो उसमें जो बैंक के जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने इन लोग को अलाउ किया कि वो लोग 300 मिलियन का खुला सौदा कर सकते हैं, स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं। पर ये तो 500 का कर दिए, तो इन लोग को 200 तो तुरंत बाई करना पड़ेगा। 200 मिलियन पाउंड तुरंत बाई करना पड़ेगा। साक्षी तापड़िया, इज इट ओके? आप इतना क्यों घुमा रहे हैं फालतू में? यही बोल दीजिए ना कि 500 मिलियन बाई करना पड़ेगा। आप जाते ही नहीं उस पर, रिस्क मैनेजमेंट में ये सब बोल के आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। तो द पॉइंट इज दैट अगर इससे कंफ्यूज हो जाएंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है? तो आई थिंक नोबडी शुड बी वरीड अबाउट द फैक्ट दैट फालतू में सर ने 300 मिलियन का रिस्क मैनेजमेंट का घुसाया। अरे घुसाएंगे, क्यों शर्माएंगे? तुम्हारे ब्रेन सेल्स को चलाने के लिए हम डेफिनेटली लाख चीज बोलेंगे। तो सिटी बैंक को 200 मिलियन पाउंड जो है उसको तुरंत कवर करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। बाई क्यों सर? बिकॉज अभी सेल कर रखा है, इसलिए बाई करना पड़ेगा। साक्षी तापड़िया, 200 मिलियन को तुरंत बाई करना पड़ेगा। 200 मिलियन को तुरंत बाई करना पड़ेगा। कैसे बाई करेगा? तो सिटी बैंक गया दूसरे बैंक के पास, UBS के पास। सिटी बैंक गया UBS के पास और UBS कोट कर रहा है, USD पर GBP 1.2370 ऑब्लिक 1.2420, 1.2370 ऑब्लिक 1.2420। व्हाट इज द स्प्रेड? तो सिटी बैंक गया है UBS के पास और UBS कोट कर रहा है 1.2370, 1.2420। व्हाट इज द स्प्रेड? साक्षी जोश में आओ। मम्मी खाना लाई होगी, मम्मी को मना कर दो, मम्मी अभी खाना नहीं, रुको, कॉन्सेंट्रेट करने दो।
1.2370, 1.2420. Yes, what is the bid ask spread? 50 pips. The bid ask spread is 50 pips. 50 pips. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिसन केयरफुली, एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूं। एक होता है इंटरबैंक होलसेल मार्केट और एक होता है रिटेल मार्केट। एक होता है इंटरबैंक होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। इंटरबैंक मार्केट में एक डीलर दूसरे डीलर से बाई सेल करता है, एक डीलर दूसरे डीलर से, सिटी बैंक यूबीएस से, यूबीएस सिटी बैंक से, ओके, इंटरबैंक मार्केट में। और जो रिटेल मार्केट है उसमें डीलर्स लोग कस्टमर्स को कोट करते हैं। रिटेल मार्केट में डीलर्स लोग कस्टमर्स को कोट करते हैं। टेक योर टाइम। इंटरबैंक मार्केट में दो डीलर्स एक दूसरे से बाई सेल करते हैं और रिटेल मार्केट में डीलर्स लोग कस्टमर्स को कोट करते हैं। जैसा रियल लाइफ में होता है ना, एक होलसेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में अपना दाम ज़्यादा लगता है, सबको पता है। होलसेल मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे, रिटेल मार्केट में खरीदने जाओगे, रिटेल मार्केट में दाम ज़्यादा लगता है, सबको पता है। इसका मतलब इंटरबैंक होलसेल मार्केट में दाम बढ़िया मिलता है। तो तुम देखो एक बार ठीक से जो कोटेशन दिया है उसमें ऊपर में मैं दोनों कोटेशन दिखा रहा हूँ। पाउंड बेचने का रेट बेचारे रिटेल कस्टमर्स लोग के लिए 1.2360 था। पाउंड बेचने का रेट रिटेल कस्टमर्स लोग के लिए 1.2360 था। ये जो था ना कोट, ये रिटेल मार्केट में था, रिटेल मार्केट में। तो अगर रिटेल कस्टमर बेचना चाह रहा था पाउंड 1.2360, बट डीलर मार्केट में अगर एक डीलर दूसरे डीलर के पास, यूबीएस के पास जाएगा, कोई बैंक अगर यूबीएस के पास जाएगा पाउंड बेचने, उसको मिलेगा 1.2370 ज़्यादा। रिटेल मार्केट में पाउंड बेचेंगे तो एक पाउंड के बदले मिलेगा 1.2360, पर इंटरबैंक मार्केट में यूबीएस के पास जाएंगे बेचने तो मिलेगा 1.2370। वैसे ही रिटेल मार्केट में अगर पाउंड खरीदने जाएंगे तो रेट लगेगा 1.2480, पर सर इंटरबैंक मार्केट में पाउंड खरीदने जाएंगे तो सस्ता है 1.2420। साक्षी चुप है एकदम। साक्षी, ये रिटेल मार्केट है जहां पे अपने को लूटा जाता है। आप बेचने जाएंगे आपको कम मिलता है, आप खरीदने जाएंगे आपका ज़्यादा लगता है, एज कंपेयर टू द इंटरबैंक मार्केट। ठीक है, तो जब सिटी बैंक गया यूबीएस के पास, वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, रिटेल या इंटरबैंक? जब सिटी बैंक यूबीएस के पास गया तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, रिटेल या इंटरबैंक? जब सिटी बैंक यूबीएस के पास गया तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, रिटेल या इंटरबैंक? सिटी बैंक जब यूबीएस के पास गया तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? सर इंटरबैंक है। तो यूबीएस का इंटरबैंक रेट जो उसको मिला वो ये मिला। याद होगा स्टोरी, जो सिटी बैंक है वो ऑलरेडी बेच चुका है 1.2480 पे, उसका शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट। उसको बाई करना है, क्या करना है, बाई, कवर करने के लिए, शॉर्ट कवरिंग जो बोलते हैं, बाई करना है। तो जब सिटी बैंक यूबीएस के पास गया तो सिटी बैंक इज द कस्टमर। जब सिटी बैंक यूबीएस के पास गया तो सिटी बैंक इज द कस्टमर। तो एज अ कस्टमर सिटी बैंक पाउंड जीबीपी कौन से रेट पे बाई कर पाएगा, 1.2420। ये मत बोलना कि सर सिटी बैंक डीलर है। एक डीलर जब दूसरे डीलर के पास गया तो जो कोट कर रहा है वो डीलर है, जो गया है वो कस्टमर है। तो सिटी बैंक जब यूबीएस के पास गया तो सिटी बैंक एज अ कस्टमर 1.2420 में बाई करेगा। साक्षी तापड़िया, साक्षी तापड़िया, आपका टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बोलने में मजा आ रहा है, तापड़िया। ओके, सिटी बैंक यूबीएस के पास जाके बाई करेगा 1.2420 पे। सिटी बैंक यूबीएस से बाई करेगा 1.2420 पे। तो सिटी बैंक बेचा था, तो सिटी बैंक बेचा था 1.2480 पे और बाई किया 1.2420 पे। सिटी बैंक बेचा था 1.2480 पे कस्टमर को और सिटी बैंक कवर किया, शॉर्ट कवरिंग 1.2420 पे। सिटी बैंक को फायदा हुआ कि घाटा?
सिटी बैंक रिटेल में सेल किया था 1.2480 पे, आपने जो चीज़ बेचा था 1.2480 पे, आपने उसको बाई कर लिया, कवर कर लिया 1.2420 पे, नीचे दाम पे कवर कर लिया। फ़ायदा या घाटा? सब फ़ायदा, फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 1.2480 माइनस 1.2420 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार 500 मान लेते हैं, एक बार वो 300 200 छोड़ दे रहे, इंटू 500 मिलियन, तो 1.2480 माइनस 1.2420 इंटू 500 मिलियन, 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 3 मिलियन। 3 मिलियन क्या? 3 मिलियन क्या? पाउंड या डॉलर्स या रुपया? 3 मिलियन पाउंड या डॉलर्स या रुपया? सिटी बैंक को 3 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ कि 3 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ कि 3 मिलियन रुपया का फायदा हुआ? सिटी बैंक को 3 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ कि 3 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ कि 3 मिलियन रुपया का फायदा हुआ? अनिमेश नोंदी बोलो, 3 मिलियन पाउंड का फायदा या 3 मिलियन डॉलर्स का फायदा या 3 मिलियन रुपया का फायदा? यस प्लीज। 3 मिलियन पाउंड का फायदा या 3 मिलियन डॉलर्स का फायदा या 3 मिलियन रुपया का फायदा? थैंक गॉड किसी ने रुपया तो नहीं बोला है, थैंक गॉड किसी ने रुपया तो नहीं बोला है, थैंक यू। इतना पेट्रियोटिक फीलिंग किसी के नहीं जाग रहा है। आंसर इज 3 मिलियन डॉलर्स, आंसर इज 3 मिलियन डॉलर्स, आंसर इज 3 मिलियन डॉलर्स, आंसर इज 3 मिलियन डॉलर्स। सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया कि आंसर 3 मिलियन डॉलर्स क्यों है। सर ये समझ में नहीं आया। आकाश गोइंका बोल रहा है, हर्ष पारख बोल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से एडवाइस है कि आप लोग ये जो नीचे वाला करेंसी है ना उसको शेयर सोचो ना, सोचो ना, जीबीपी इज द नेम ऑफ अ स्टॉक। तो स्टॉक का दाम 1.2480 पे आप शॉर्ट सेल किए और उसके बाद आप 1.2420 डॉलर्स पे बाई किए। एक शेयर को आप बेच दिए 1.2480 डॉलर्स पे और फिर उसको बाई कर लिए 1.2420 पे। आपने 500 मिलियन शेयर बेचा, 500 मिलियन शेयर बाई किए, तो क्या आपको जो फायदा हुआ, क्या वो फायदा 3 मिलियन शेयर्स का हुआ या 3 मिलियन डॉलर्स का हुआ? थिंक अबाउट इट। जीबीपी सोचो एक शेयर है, तो आप 500 मिलियन शेयर बेचे थे 1.2480 डॉलर्स पे, फिर 500 मिलियन शेयर खरीद लिए 1.2420 पे, तो आपको जो फायदा हुआ वो फायदा शेयर्स बोलते हैं क्या कि रुपया माने करेंसी बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। तो डोंट ट्रीट करेंसी टू बी सेपरेट। जो डिनोमिनेटर है दैट इज शेयर्स। ओके, फायदा घाटा तो ऑब्वियसली उसमें आएगा ना जिसपे वो डिनोमिनेटेड है। इस पे कोई लर्न करने की बात ही नहीं। इसको बेस्ट तरीका बताने का यही है जो मैंने बताया है, ठीक है, कि जीबीपी को आप शेयर सोचो ना, तुमने शेयर शॉर्ट किया था 1.2480 डॉलर्स पे, फिर बाई कर लिया 1.2420 डॉलर्स पे, तो इन दैट केस जो आपको फायदा हुआ दैट इज उतना नंबर ऑफ अमाउंट डॉलर्स। समझ गए? ओह बाप रे बाप। इज इट फाइन? बट जब दुकान खोल के बैठे थे तो सोचे थे कितना कमाएंगे। सर जब दुकान खोल के बैठे थे तो सोचे थे हम लोग कमाएंगे 120 पिप्स पर पाउंड, पर एक्चुअली कमाए 60 पिप्स पर पाउंड। जब दुकान खोल के बैठे थे तो सोचे थे कमाएंगे 120 पिप्स पर पाउंड बिकॉज दोनों साइड में बराबर ट्रांजैक्शन होगा, पर एक्चुअली कमाए 60 पिप्स पर पाउंड। और एक्चुअली थोड़ा सा लालच दिखाते और 1-2 घंटा रुक के कवर करते, थोड़ा सा लालच दिखाते और 1-2 घंटा रुक के कवर करते, तो उस केस में यू नेवर नो 1-2 घंटे में पाउंड अप्रिशिएट हो जाता सच दैट इंटर बैंक में जो रेट मिलता वो 1.2480 से ज़्यादा मिलता। इज इट फाइन? इज इट फाइन? थोड़ा लालच करते, 1-2 घंटा रुकते और उसके बाद कवर करते, तो तब तक क्या पता पाउंड अप्रिशिएट हो जाता। और पाउंड अप्रिशिएट हो सच दैट इंटर बैंक मार्केट में जो आस्क रेट है 1.2480 से ज़्यादा मिलता। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? और 1-2 घंटे का बात ही क्या, 5 मिनट में खेला में चेंज, 5 मिनट में खेला में चेंज। Therefore these people are very very agile. They are very very agile in terms of covering the exposure. Okay, very very strict risk management systems are in place.
They are not allowed to play even for 1 minute or 2 minutes except to the extent justified by the risk management committee. Okay, except to the extent justified by the risk management committee जो permission दी है. तो इसका मतलब मार्केट मेकिंग बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस और अ रिस्क फ्री बिजनेस. मार्केट मेकिंग बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस और रिस्क फ्री बिजनेस. क्या मार्केट मेकिंग में बिड आस्क स्प्रेड इज एन आर्बिट्राज प्रॉफिट? क्या मार्केट मेकिंग बिजनेस में बिड आस्क स्प्रेड इज एन आर्बिट्राज प्रॉफिट? नो सर, इट इज नॉट एन आर्बिट्राज प्रॉफिट. देयर इज नो गारंटी you will earn. You can lose. You can lose. Okay. In which currencies can we lose more? Currencies where there is high volatility or currencies where there is low volatility? In which currencies can we lose more? Currencies where there is high volatility or currencies where there is low volatility? In which currencies can we lose more? Currencies where there is high volatility or currencies where there is low volatility? Obviously, currencies where there is high volatility. जहां पे हाई वॉलेटिलिटी होगा वहां पे 2 मिनट में एक्सचेंज रेट कहां से कहां भाग सकता है. अगर हाई वॉलेटिलिटी, पता नहीं लो वॉलेटिलिटी क्यों बोल रहा है वरुण. क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या वरुण? क्या आपको लग रहा है कुछ हट के जवाब देते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है वरुण कुछ हट के जवाब देते हैं, या जो मन में आएगा उसका उल्टा जवाब देंगे? बिकॉज काफ़ी बार रॉन्ग हो गया. अरे यार, हम लोग बेच दिए 1.2480 पे, 2 मिनट में कवर करने गए और एक्सचेंज रेट इतना वॉलेटाइल है वो भाग गया और अपने को लंबा चौड़ा लॉस हो गया. ओके, हाई वॉलेटिलिटी में ज्यादा लॉस होगा. तो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू टीच? आई वाज ट्राइंग टू टीच दैट बिड आस्क स्प्रेड is required, number 1, as a risk premium for being in this business. Number 2, to cover the expenses incurred in this business. Number 3, to provide some normal profit in this business. Bid ask spread, authorized dealer बनना एक business है. इस business में risk है. तो मैं बिड आस्क स्प्रेड कोट कर रहा हूँ रिस्क प्रीमियम के लिए, रिस्क के बदले कॉम्पेंसेशन देने के लिए. मैं बिड आस्क स्प्रेड कोट कर रहा हूँ बिकॉज इस बिजनेस में बहुत खर्चे लगे हुए हैं मेरे, उन खर्चे को कवर करने के लिए. एंड मैं ये स्प्रेड कोट कर रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए. बिलीव मी, इट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. जो फॉरेक्स मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है. द कमोडिटी इज होमोजीनियस, इजंट इट? वही जीबीपी यहाँ से मिलेगा, वही जीबीपी वहाँ से मिलेगा. देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फुल इन्फॉर्मेशन जनरली टू ऑल. मोटा मोटी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है. जो अपने L1 में पढ़ते थे कौन सा मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है? करेंसी मार्केट इज मोटा मोटी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. अंडरस्टूड? ग्रेट कॉम्पिटिशन इज देयर, आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाओगे. तो सर फिर ये लोग इतने सारे बैंक्स इस बिजनेस पे कूदे हुए क्यों हैं? फिर इतने सारे बैंक्स इस बिजनेस पे क्यों कूदे हुए हैं जब नॉर्मल प्रॉफिट ही है? बिकॉज बैंक्स का जो बाकी बिजनेस है, क्लाइंट्स का जो मनी मैनेजमेंट करते हैं, क्लाइंट्स को जो बाकी सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज के तहत उनको ये सर्विस देना ही पड़ेगा. ओके, अगर एक बड़ा कस्टमर है तो बड़ा कस्टमर का आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है तो आपको ये वाला सर्विस भी देना ही पड़ेगा. ओके, Pratik is saying economies of scope. Yes, it is economies of scope. Otherwise, you lose the customer. They want a one-stop shop. They want a one-stop shop. Okay? So it's a business जहाँ पे ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आती है, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही आती है. LOS का लैंग्वेज देखते एक बार. LOS का लैंग्वेज क्या था? LOS का लैंग्वेज था calculate and interpret the bid offer spread on a spot or forward currency quotation and describe the factors that affect the bid offer spread. पहला तो बोला कैलकुलेट करो बिड ऑफर स्प्रेड, वो तो एकदम मुफ्त का है. फिर बोला इंटरप्रेट द बिड ऑफर स्प्रेड. तो बिड ऑफर स्प्रेड इज नॉट एन आर्बिट्राज प्रॉफिट. बिड ऑफर स्प्रेड इज अ कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, is a compensation for the expenses involved in the business, and is a certain normal profit that the participant wishes to earn. स्पॉट पे और फॉरवर्ड पे, यू में से रेट साहब आपने फॉरवर्ड का नहीं दिखाया तो फॉरवर्ड का डिस्कशन ही नहीं किए अभी. क्यों फॉरवर्ड पे जाए फालतू में?
अभी ध्यान डाइवर्ट करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। देयर इज नो सेंस इन टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड राइट नाउ। LOSC में फॉरवर्ड आएगा तो बात करेंगे। एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स डेट अफेक्ट द बिड ऑफर स्प्रेड। डिस्क्राइब द फैक्टर्स, अब बचा फैक्टर्स डेट अफेक्ट द बिड ऑफर स्प्रेड। एक फैक्टर तो आपको समझ में आया, वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा है तो स्प्रेड ज़्यादा होगा। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा है तो स्प्रेड ज़्यादा होगा। लिक्विडिटी, अगर वो जो करेंसी है ना जिसका कोटेशन है वो करेंसी पेयर इलिक्विड है, वो करेंसी पेयर इलिक्विड है। बाजार में इलिक्विड शेयर कौन सा होता है? जिसका ट्रेडिंग कभी कभार होता है, जिसका ट्रेडिंग रेगुलरली होता नहीं है, उसको अपने इलिक्विड शेयर बोलते हैं। और अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट में भी एक्सचेंज ट्रेडेड में उसका बिड आस्क का जो डिफरेंस है वाइड होता है ना, ये आप लोग को पता है। ओके, रियल एस्टेट इलिक्विड है तो अकॉर्डिंगली बाई करने जाओ तो कुछ और दाम, सेल करने जाओ तो कुछ और दाम, वी नो वेरी वेल। तो वैसे ही अगर जो करेंसी पेयर है वो पॉपुलर नहीं है, वो इलिक्विड है, तो अकॉर्डिंगली उस पर बिड आस्क स्प्रेड क्या होगा? बड़ा। आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल, इट्स ओके। साक्षी, यस साक्षी, इज इट फाइन? सर लिक्विडिटी तो ऑब्वियस है, अगर पॉपुलर पेयर नहीं है तो उस पर बिड आस्क स्प्रेड जो वाइड होगा। पॉपुलर पेयर कौन सा है सर? यूएसडी इज द बाप, यूएसडी इज द बाप, और बाप के साथ 3 ताऊ चाचा है। यूएसडी इज द बाप और बाप के साथ 3 ताऊ चाचा है। कौन कौन सा? जीबीपी, यूरो एंड जेपीवाई। यूएसडी इज द बाप और बाप के साथ 3 ताऊ चाचा है, जीबीपी, यूरो एंड जेपीवाई। जीबीपी, यूरो एंड जेपीवाई। तो जो भी कोटेशन यूएसडी के साथ, बाप का इंपॉर्टेंट है, बाप के साथ ताऊ का है, बाप के साथ जीबीपी का, यूएसडी के साथ यूरो का, यूएसडी के साथ येन का, वो पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर है यूएसडी के साथ कोटेशन 3 चीज का, यूएसडी के साथ पाउंड, यूएसडी के साथ येन, यूएसडी के साथ यूरो, ये पॉपुलर है। बाकी अगर बात करें सर चाचा ताऊ बैठ गए तो, यानी जीबीपी और येन का कमती लिक्विड है, यूरो येन का कमती लिक्विड है, यूरो जीबीपी का कमती लिक्विड है, बाप को छोड़ नहीं सकते। अंडरस्टूड? तो पापा के साथ ताऊ जी, पापा के साथ चाचा जी, छोटे चाचा जी, उन सब का लिक्विडिटी हाई है। बट अगर ताऊ चाचा जी बैठे हैं तो इन दैट केस लिक्विडिटी इज नॉट दैट हाई। इज इट फाइन? सॉरी फॉर द पुअर एनालॉजी, बट आई वॉन्टेड इट टू गेट इन टू योर हेड, देयरफॉर स्पोकन दिस वे। बहुत बार तरीका बोलने का लेस पॉश, लेस सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, बट आई थिंक सोफिस्टिकेटेड दिस इज नॉट व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। वी आर सर्चिंग फॉर क्लैरिटी एंड इंटरनैलिटी। ठीक है ना? ओके, निकिता चालू कर दिए, रोक नहीं पाई अपने आप को आगे। जैसे कुशाग्र पहले रोक नहीं पा रहा था ना, वो आगे बोल रही है, और क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? तो निकिता आप बोलो, कोई इशू नहीं है। साक्षी को अच्छा लगा ताऊ चाचा बोलना सा, इट रिमेन्स इन हेड। मेरे को पता था साक्षी, तभी तो तुम्हारे लिए बोला। ठीक है, अब रिश्ता। अगर एक बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ बहुत सारा ऑपरेशंस होता है, ओके, उसके साथ अनाब शनाब ऑपरेशंस बैंक का होता है, तो बैंक उसको जब कोट करेगा रिटेल मार्केट में तो उसको बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा कोट करेगा या कमती कोट करेगा? बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, आईसीआईसीआई बैंक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसको जो कोट करेगा वो कैसा कोट करेगा? बिड आस्क स्प्रेड कम कोट करेगा। कॉमन सेंस की बात है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है, इट डिपेंड्स विद द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप। अब अगर 500 मिलियन के बजाय 500 बिलियन डॉलर्स का सौदा करने कस्टमर आता सिटी बैंक के पास, ध्यान दो इंपॉर्टेंट, 500 मिलियन पाउंड का सौदा करने के बजाय 500 बिलियन पाउंड का सौदा करने आता, तो सिटी बैंक ज़्यादा स्प्रेड देता है या कमती स्प्रेड? ज़्यादा स्प्रेड कोट करता है या कमती स्प्रेड? सिटी बैंक ज़्यादा स्प्रेड कोट करता है या कमती स्प्रेड अगर 500 बिलियन पाउंड का ट्रांजैक्शन के लिए आता तो? मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं लोगों के। आंसर है ज़्यादा स्प्रेड।
आंसर है ज़्यादा स्प्रेड। जिन्होंने कम स्प्रेड बोला ना, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपने सोचा कि सर कोई बड़ा क्वांटिटी लेने आ रहा है तो उसको अपने डिस्काउंट नहीं देते हैं। कोई बड़ा क्वांटिटी लेने आ रहा है तो सर क्या खुशी की बात है, अपने डिस्काउंट देते हैं ना। ठीक है, यहाँ वैसे नहीं सोचना है। अगर 500 बिलियन पाउंड लेने आ रहा है तो सिटी बैंक का उतना बड़ा रिस्क है, टॉर्चर है कि 500 बिलियन को सिटी बैंक कवर कैसे करेगा? उतना बड़ा रिस्क है। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है ना, उसको कवर करना इतना आसान नहीं है, तो और बड़ा स्प्रेड कोट करेगा। सिटी बैंक विल कोट a wider spread. Please think about it. It's a question of tension. As soon as the bada sauda comes, Citibank is really in a mess because it has to cover itself. Such a big quantity. Therefore, it will quote a wider spread. Did you get the logic? Shivangi Lohia, did you get a logic? Did you get the logic? लॉजिक समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा समराइज करके लिखें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ bid ask spread quoted by a dealer in the retail market. Determinants of bid ask spread quoted by a dealer in the retail market. Number 1, relationship with the client. इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। Number 2, size. नंबर 3, इंटरबैंक स्प्रेड। सो 3 चीज़ों पे सर डिपेंड करता है डीलर जो कोट करेगा उसका बिड आस्क स्प्रेड। नंबर 1, क्लाइंट से कैसा रिश्ता है। नंबर 2, क्या साइज है। और नंबर 3, इंटरबैंक स्प्रेड पे। ना ये जो इंटरबैंक स्प्रेड है, दिस डिपेंड्स अपॉन, इंटरबैंक स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन number 1, volatility of the currency pair. Number 2, popularity, that is liquidity of the currency pair. Volatility of the currency pair, popularity, that is liquidity of the currency pair. नंबर 3, टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, किस समय सौदा हो रहा है। टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, किस समय सौदा हो रहा है। सो बेसिकली ये सपोज न्यूयॉर्क मार्केट ओपन है, ये लंदन मार्केट ओपन है, तो ये जो ओवरलैपिंग पीरियड है ना, ये बेस्ट पीरियड है जहाँ पे न्यूयॉर्क मार्केट भी खुला है, लंदन मार्केट भी खुला है। अगर कोई पेट्रियाटिकली मुंबई मार्केट के बारे में सोच रहा है तो जाहिर है न्यूयॉर्क और लंदन के मुकाबले मुंबई मार्केट में कुछ नहीं है। तो ये 2 बिगेस्ट मार्केट है करेंसी के, न्यूयॉर्क मार्केट एंड लंदन मार्केट।
अगर इस समय जिस समय ये दोनों खुला है उस समय सौदा हो रहा है तो कवर करना आसान है, डीलर के लिए कवर करना आसान है इस समय। तो इस समय बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है? कम, लो बिड आस्क स्प्रेड। लो बिड आस्क स्प्रेड, ओके, लो बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, और जो लोग पढ़ के बैठे, एक तो निकिता पढ़ के बैठी है, एक कुशाग्र पढ़ के बैठा है, और भी कोई पॉइंट याद आ रहा है कि आपको बुक का? बिकॉज मेरे को याद नहीं आ रहा है एंड आई एम एडमिटिंग मैं चीज़ों को भूलता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, ये सब चैप्टर करेंसी वगैरह मेरे को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स देयर इन माई ब्लड। इन द लास्ट 30 years आई थिंक आई मस्ट हैव स्पेंट, कितना बोलूँ, 1 लाख आवर्स एटलीस्ट इन टीचिंग करेंसी आज तक। 1 लाख घंटा डिवोट कर दिया होगा इन ऑल द CA क्लासेस, जहाँ पे 100 घंटे या करेंसी होते हैं, बट सब फालतू चीज़, केवल कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। यस प्लीज़, निकिता, कुशाग्र, कोई और पॉइंट याद आता है क्या आप लोग को? हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। ओके, तो एक बार अपने क्वेश्चन पे घुसते हैं, बिकॉज क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं है। कम, Katerina Novak is a junior portfolio analyst at a European asset management firm. She has been asked by her supervisor to review several foreign exchange transactions executed by the firm's trading desk. ठीक है, जूनियर पोर्टफोलियो एनालिस्ट है, उसको रिव्यू कर रहा है कि जो ट्रेडिंग डेस्क का पता नहीं क्या कर रहा है। Novak is given the following information. A dealer in the interbank market quotes the spot USD Euro exchange rate as 1.0830, 1.0832. The same dealer quotes a corporate client, Meridian Industries, a spot USD Euro rate of 1.0828, 1.0834. इंटरबैंक रेट कोड दिया हुआ है और एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को जो कोड दिया वो दिया हुआ है। कॉर्पोरेट क्लाइंट का कोड खराब होगा इंटरबैंक से, ठीक है। मेरिडियन, वो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट था, मेरिडियंस ट्रेजरी मैनेजर नीड्स टू परचेस यूरो 5 million टू पे अ जर्मन सप्लायर। तो कस्टमर को 5 million यूरो बाई करना है, कस्टमर को 5 million यूरो बाई करना है, कौन सा रेट? कस्टमर को 5 million यूरो बाई करना है, मेरिडियन कस्टमर है, उसको डीलर से 5 million यूरो बाई करना है, कौन सा रेट? कस्टमर को 5 million यूरो बाई करना है, कौन सा रेट? कस्टमर को 5 million यूरो बाई करना है, कौन सा रेट? यस, कुशाग्र करेक्ट है, कृतिक करेक्ट है, अनुष्का करेक्ट, बलप्रीत करेक्ट, बैत्रा करेक्ट, विवेक करेक्ट, वरुण शुक्ला करेक्ट, अनिकेत पोद्दार करेक्ट। केवल किसका रॉन्ग आ गया? तनय का रॉन्ग आ गया, केवल तनय का रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट। 1.0834, 1.0834। ओके, इंटरबैंक में क्यों जा रहे हो तनय? इंटरबैंक तो मेरिडियन के लिए है ही नहीं, मेरिडियन तो एक कंपनी है। ओके, इंटरबैंक तो डीलर टू डीलर के लिए है। तो तनय ने केवल मिस्टेक किया, बाकी सब ने राइट किया। 1.0834। ओके, डीलर ने कोट किया था मेरिडियन को बाई करना था 5 million यूरो, 1.0834 पे बाई करेगा, और अगर कन्वर्ट करना हुआ तो मल्टीप्लाई होगा सर, बिकॉज यूरो का ही रेट है और 5 million यूरो है। कुणाल बोल रहा है टोटली क्लियर, मन में बोल रहा है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड विद द डीलर इमीडिएटली ऑफसेट्स द पोजिशन इन द इंटरबैंक मार्केट। तो डीलर जो है वो मेरिडियन को 1.0834 पे यूरो बेच दिया, शॉर्ट सेलिंग। डीलर जो है मेरिडियन को यूरो बेच दिया 1.0834 पे, तो उसको शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो इंटरबैंक मार्केट में जाके 1.0832 पे बाई कर लिया। इज इट क्लियर? जो डीलर है 1.0834 पे सेल किया था अभी मेरिडियन को, तो शॉर्ट सेल हो गया, और उसी से मैं जाके बाई कर लिया इंटरबैंक मार्केट में 1.0832 पे।
1.0832 पे 1.0832 पे डीलर कवर कर लिया तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कभी वो लोग बोल रहे हैं कस्टमर का, ही बोल रहा है डीलर का। यू हैव टू शिफ्ट इन योर माइंड कि मेरिडियन कस्टमर बाई किया 1.0834 पे, मैंने डीलर सेल किया था 1.0834 पे शॉर्ट पोजीशन, तो अपने आप को इंटरबैंक में जाके कवर कर लिया, बाई कर लिया 1.0832 पे, फायदा हो गया 0.0002 का। 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन था पढ़िया। 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, जीरोस को संभाल लेना। 5 मिलियन में 6 जीरो, 0.0002 4 गया तो बचा 2 जीरो, पर 5 टू 10 तो 1000 आएगा। कुशाग्र का 10,000 आ रहा था। ओके, इट इज 1000, 1000 इज द आंसर, 1000 इज द आंसर। 1000 क्या, 1000 यूएसडी, 1000 यूएसडी। आई होप आप समझ रहे हैं। यूरो इज द नेम ऑफ अ शेयर, शेयर को बेचे खरीदे, फायदा घाटा शेयर्स में थोड़ी होगा, ऊपर वाले करेंसी में होगा। 1000 यूएसडी, 1000 यूएसडी का फायदा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड विद द डीलर इमीडिएटली ऑफसेट्स द पोजीशन इन द इंटरबैंक मार्केट। तो हो गया। एक बार देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा है। ये तो स्टेटमेंट से बाद में देख लेंगे, ये स्टेटमेंट बाद में देख लेंगे। यस, व्हाट इज द डीलर्स प्रॉफिट पर यूरो ऑन द मेरिडियन ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इन यूएसडी। तो प्रॉफिट पर यूरो वॉज 0.0002 एंड टोटल वॉज यूएसडी 1000। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए, 3 का ए। सर कभी कभी मेरे को लगता है आप बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअली कराने के चक्कर में जोश में सो के नहीं कराते हैं, तो कभी लग सकता है जल्दी, पर आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आपको फिर से उसको रिविजिट करना है, उसका सॉल्यूशन टान टान के दिया हुआ है, आपको अपना दिमाग लगाना है गिवन द फीलिंग्स ऑफ द क्लास। ठीक है, 0.0008 इंटू 1000, 0.0002 पर यूरो एंड $1000 का फायदा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 बाकी, आई नो। द इंटरबैंक यूएसडी यूरो स्प्रेड, द इंटरबैंक यूएसडी यूरो स्प्रेड देख ले, इंटरबैंक यूएसडी यूरो स्प्रेड ये वाला था, कौन सा, ये 1.0830, 1.0832, ये वाला इंटरबैंक यूएसडी यूरो स्प्रेड था, जबकि डीलर का स्प्रेड ज़्यादा था। ठीक है, तो इंटरबैंक यूएसडी यूरो स्प्रेड ये था। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन 4, the interbank USD euro spread is quoted at 2 pips wide, yes, while the client spread is 6 pips wide. Which of the following best explains the wider client spread? पूछ रहा है डीलर रिटेल मार्केट में ज़्यादा स्प्रेड क्यों होता है। बोल रहा है रिटेल मार्केट में ज़्यादा स्प्रेड क्यों होता है। तो नंबर ए तो बक रहा है, बोल रहा है इंटरबैंक मार्केट का स्प्रेड तो हमेशा ज़ीरो होता है, पढ़ो ही मत। बी, the wider client spread is solely attributable to Meridian's credit risk. Number C, the dealer widens the client spread relative to the interbank spread to earn compensation for providing foreign exchange service. Which is the answer? Yes, please. Which is the answer? A cannot be the answer. A तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। विच इज द आंसर? वेरी गुड, सब ने आंसर दिया है, सबका सही आ रहा है, सबका सही, सबका एवरीबडी इज करेक्ट। आंसर इज सी, डीलर वाइडन्स द क्लाइंट स्प्रेड रिलेटिव टू द इंटरबैंक स्प्रेड टू अर्न कॉम्पेंसेशन फॉर प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। मैंने बोला ना, उस सर्विस में हमें कमाना भी तो है भाई, हमारा खर्चा लग रहा है। सर बी आंसर क्यों नहीं है? क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्यों नहीं है? बिकॉज आपको याद है क्या, स्पॉट मार्केट में सेटलमेंट कब होता है? प्लीज़ टाइप एंड राइट। स्पॉट मार्केट में सेटलमेंट कब होता है? जो मेरिडियन आया था ना इसके पास, बोला मैं यूरो 5 मिलियन खरीदूंगा, तो उसका सेटलमेंट कब होगा? जब मेरिडियन आया था इसके पास और बोला मैं 5 मिलियन यूरो खरीदूंगा, इसका सेटलमेंट कब होगा? अनुष्का एंड तापड़ी एंड बलप्रीत एंड अनिमेश, T+2 यानी 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है।
सर 2 दिन में भी तो मेरिडियन लुट सकता है, बर्बाद हो सकता है परसों आएगा ही नहीं, ठीक है। सिंस केवल 2 दिन इन्वॉल्व है, देयरफॉर क्रेडिट रिस्क इज हाई और लो, व्हाट डू यू थिंक? सिंस केवल 2 दिन इन्वॉल्व है, देयरफॉर क्रेडिट रिस्क इज हाई और लो, व्हाट डू यू थिंक? सिंस केवल 2 दिन इन्वॉल्व है, क्रेडिट रिस्क इज हाई और लो, व्हाट डू यू थिंक? लो। तो क्रेडिट रिस्क इज नॉट अ डोमिनेंट फैक्टर इन द स्प्रेड डिटर्मिनेशन बिकॉज इट्स जस्ट T+2. समझ गया? आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब ये है फैक्टर बट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमाना है। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 आगे से पूछ रहा है, आगे पढ़ लेते एक बार। क्वेश्चन 1 2 भी बाकी है। नोवाक ऑल्सो रिव्यूज अ सेकेंड ट्रांजैक्शन। होप आप मेरे साथ है, वी आर ओवर हियर, यहां पढ़ रहे हैं। Novak also reviews a second transaction involving the spot JPY USD exchange rate. The interbank quote is 149.50, 149.54, 2 decimal place पे बात हुआ था JPY का, and the dealer client quote is 149.47, 149.57. Okay, interbank भी दे दिया और डीलर का भी दे दिया। Novak's colleague David Chen makes the following statements during this review. In the USD Euro quote of 1.0830, 1.0832, Euro is the price currency. पूरा wrong. Euro तो base currency है. Statement number 1 is cut कुट के wrong. Statement 2, when Meridian purchases Euro from the dealer, Meridian hits the dealer's bid rate. बोल रहा है जो मेरिडियन परचेस किया था यूरो फ्रॉम द डीलर, मेरिडियन परचेस किया था यूरो फ्रॉम द डीलर, तो बोल रहा है मेरिडियन हिट्स द डीलर्स बिड रेट। राइट की रॉन्ग? व्हेन मेरिडियन परचेजेस यूरो फ्रॉम द डीलर, मेरिडियन हिट्स द डीलर्स बिड रेट। राइट की रॉन्ग? व्हेन मेरिडियन परचेजेस यूरो फ्रॉम द डीलर, मेरिडियन हिट्स द डीलर्स बिड रेट। राइट की रॉन्ग? क्लियर कट रॉन्ग। वो तो 1.0834 पे खरीदा था आस्क रेट, तो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3, स्टैंडर्ड स्पॉट सेटलमेंट फॉर मोस्ट करेंसी इज 2 business days आफ्टर द ट्रेड डेट। यस, स्टैंडर्ड स्पॉट सेटलमेंट फॉर मोस्ट करेंसीज इज 2 business days आफ्टर द ट्रेड डेट। मोस्ट करेंसीज क्यों लिखा है? बिकॉज किसी किसी करेंसीज कैनेडा में T+1 भी होता है, बट फॉर मोस्ट करेंसीज T+2। क्वेश्चन नंबर 1, इज स्टेटमेंट 1 रॉन्ग? Is statement 1 correct? Yes or no? No. Because in the notation US dollar is the base currency, because euro is the base currency. Option number C. Okay, option number C. Quotation था USD per euro, तो euro was the base currency. Option number C. Is change statement 2? No, because Meridian is buying the base currency and therefore pays the offer. Option number B. मेरिडियन यूरो बाई कर रहा था एंड देयरफॉर आस्क रेट। क्वेश्चन 3 4 हो गया था। क्वेश्चन 5, इन द JPY USD इंटरबैंक कोट ऑफ दिस, व्हाट इज द बिड ऑफर स्प्रेड इन पिप्स? इन द JPY USD इंटरबैंक कोट ऑफ दिस, व्हाट इज द बिड ऑफर स्प्रेड इन पिप्स? बिड ऑफर स्प्रेड क्या है सर? 0.04 into 100, 4 pips. 0.04 into 100, 4 pips. Question 6, statement 3 regarding settlement convention is correct without qualification, माने हमेशा correct है T+2, incorrect because all currency pairs settle at T+1, गलत है, mostly correct but an exception exists for CAD USD which settles on T+1. Answer is C. They will not ask such a filthy question in the exam. इतना निम्न कोटि का आंसर नहीं पूछेंगे, बिलीव मी, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बहुत लोअर लेवल हो गया, ग्रेविटी को भी डिफीट कर दिया। सो दिस वाज वन आइटम सेट दैट वी हैव डन। अगर आप रीड करते हो टेक्स्ट को, कि अगर बुक का रीड कर ले तो टेक्स्ट का रीडिंग बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत फास्ट, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड
एकदम पार्ट 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 पार्ट। अगर रीड करने का मन नहीं है तो उस केस में केवल टेक्स्ट को डाल के उसको बोल सकते हो समराइज करने के लिए, यू कैन आस्क इट टू समराइज द सेम, कि मेन पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है, नोटबुक एलएम में डाल सकते हो। ऑडियो पॉडकास्ट बनाने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास तो, या बाकी टॉपिक बाकी है तो मत रीड करना, केवल ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और कल तो अपने मिल ही रहे हैं। केवल ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना और कल तो अपने मिल ही रहे हैं, तो आगे टान देंगे ना। गॉट इट? बाकी आपका मन। ठीक है, कोई बोल रहा है सर मैं स्क्वाइजर से रीड करूंगा, ऑफ कोर्स रीड कर सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। स्क्वाइजर कॉम्प्लीमेंट वाइज ओके है, ठीक है, बट एज अ सब्सटीट्यूट ओके नहीं है। चलिए मिलते हैं कल, शाम की तरफ ही मिलेंगे। आई टेल यू द टाइम। ऑफ कोर्स LM4 भी अपना लटका हुआ है, LM4 को भी टानना है। ओके, जो QM का LM4 अपने जो स्टार्ट किया था, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, यस, और डमी वेरिएबल जो है वो भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना? ओके, चलो बाय बाय।